Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. And today we are going to discuss lecture number 11 for the chapter 6. And इसमें हम लोग स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके क्वेश्चंस करेंगे, और जो लास्ट लेक्चर में आपको थ्योरी पढ़ाई उसको मैं रिकॉल करते हुए कुछ ब्रीफ लेते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, सो सबसे पहले आप स्प्रिंग के लिए दो बातों में डिफरेंस को समझिए कि स्प्रिंग का जो वर्क डन है बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग वो -12 kx² होगा. ओके, लेकिन ये क्या है? वर्क डन बाय स्प्रिंग. ओके, फोर्स. बट अगर हमारा वर्क पूछना है तो वर्क डन ऑन स्प्रिंग, चाहे उसको स्ट्रेच करें या जो भी करें, तो वो हमेशा इस फोर्स से अपोजिट, यानी कि अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ही हमारा फोर्स लगता है. तो उसका आंसर रहेगा 12 kx², पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा. ओके, समझ में आ रही बात? वापस बोलता हूँ मैं, कल जो भी लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा उसमें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स WS = 12 kx² आया था. ओके, और फाइनली मैंने आपको एनर्जी स्टोर्ड बोला था कि वर्क डन जो होता है वही एनर्जी के स्टोर्ड होता है. वो वर्क डन बाय द स्प्रिंग है और ये वर्क डन बाय अस है. ओके, हमारा वर्क डन है वो 12 kx². दोनों में केवल साइन का डिफरेंस है, तो इस साइन में आप ना फंसे. और वर्क डन जब भी आपको निकालना तो 12 kx² पॉजिटिव लेते निकाले, क्योंकि वर्क डन बाय अस ऑन द स्प्रिंग ये पूछा जाएगा आपसे. ओके, तो मैं अब फिर समरी को स्टार्ट करता हूँ और मैं कुछ जो पॉइंट्स उसमें और ऐड करने हैं वो भी कर देता हूँ. ओके, फर्स्ट हमारा ये है कि वर्क डन on the spring for displacing it by x meter from mean position. ओके, मीन पोजीशन से x मीटर डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा? W = 12 kx². ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग क्या रहेगी? U = 12 kx². मैंने क्या कहा था आपको? नेगेटिव के चक्कर में आपको नहीं फंसना अभी. ओके, देन अगर आपका यानी कि इनिशियल पोजीशन 0 से स्टार्ट हो और x डिस्प्लेसमेंट तक जाए तब ये पोटेंशियल एनर्जी रहती है. ओके, नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equals to U इंटीग्रेशन ऑफ f dx x1 से x2 तक. कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2 तक. तो मैं लिख लेता हूँ 12 kx² - x1². ओके, ये क्या हो गया आपका? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. थोड़ा मैं इसको वापस लिख देता हूँ. डेल्टा U = 12 kx² - 12 kx1². x1 से x2 तक जाने में जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा. ओके गाइस, तो जो भी इसका साइन आता है वो इंक्रीज और डिक्रीज ऐसा हो सकता है. ओके, समझ में आ गई बात? यहाँ से आप उस तरफ जाएंगे इंक्रीज हो जाएगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, दूसरी तरफ जाएंगे नेगेटिव साइन आएगा. तो वो इस साइन के अकॉर्डिंग आप उसको डिसाइड कर लेंगे कि वो इंक्रीज है या डिक्रीज है. अगर ये डेल्टा U का साइन पॉजिटिव आता है तो एनर्जी इंक्रीज हुई है, डेल्टा U का साइन नेगेटिव आता है मतलब एनर्जी डिक्रीज हुई है. ओके गाइस, समझ में आ गई बात? नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम x2 - x1 कह सकते हैं आप, चाहे xf - xi भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? xf - xi. ओके, x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन,
और x2 क्या है, फाइनल पोजीशन। ओके, अब थोड़ा यहाँ पर एक बात और ले रहा हूँ मैं आपके सामने जो एडिशनल रहेगी आपके लिए, और वो इसलिए भी है कि आपको न्यूमेरिकल करते समय थोड़ा कंफर्ट रहे। इसी फॉर्मूले को आप चाहे तो हाफ ही रहेगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स से अगर आप फॉर्मूला निकालते हैं तो सिंस F इक्वल्स टू क्या होता है, kx, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं। ओके, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो F इक्वल्स टू kx होता है। तो इस फॉर्मूले को अपन fx भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1/2 f ऑफ k, f मल्टीप्लाई बाई kx। ओके, ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब आपको अप्लाइड फोर्स दे रखा हो और डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो। ओके, और दूसरा, अगर मैं केवल इसको फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, f बाय k। ओके, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा f² बाय 2k। ओके, सो ऑल दीज formulas are for the potential energy of spring। ओके, ये जो फॉर्मूले हैं ये तीनों फॉर्मूले स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। जब F क्या है, आपका फोर्स अप्लाइड बाय U है, आप जो अप्लाई करें वो फोर्स स्प्रिंग फोर्स से जस्ट उल्टा रहता है, बस ये डिफरेंस है ना। तो आपका फोर्स F इक्वल्स टू kx है और स्प्रिंग का फोर्स क्या है, Fs इज इक्वल्स टू माइनस kx है। ये डिफरेंस है स्प्रिंग को मूव कराने के लिए। आप समझ ले, ये माइनस का प्रॉब्लम केवल डायरेक्शन के लिए है। ओके, इन तीनों चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें। और एक बात हमने क्या लिखी थी कि स्प्रिंग के लिए जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वापस ये चीज़, F इज इक्वल्स टू kx। ओके, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू F बाई k। ये दोनों वैल्यूज़ हमें इसमें ज़रूरत पड़ रही है। ओके, बात करा था मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फॉर स्प्रिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होगी। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये फॉर्मूला लगता है। ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो तभी इंप्लीमेंट होता है जब कंजर्वेटिव फोर्स है। और स्प्रिंग भी कैसा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, और अगर किसी स्प्रिंग को आप पूरा साइकिल दे दें, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस लेके आ जाए, तो टोटल वर्क डन उसका 0 रहता है। ओके, इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हमारे पास चेंज इन एनर्जी भी 0 और टोटल वर्क डन भी क्या रह जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ फॉर स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, तो मैं इसको केवल सिंबल फॉर्म में लिखूं तो k प्लस यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा k प्लस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। ओके, मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा सम उनका 0 आता है, विच इम्प्लाइज वी कैन से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये अब आप कहेंगे सर ये इधर नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, तो बात यहाँ केवल मैं मैग्नीट्यूड की कर रहा हूँ। एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब नेगेटिव होगा तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेवे और इस पूरी समरी को नोट डाउन कर लेवे। अब मैं स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। ग्राफ वगैरह आपने पहले ही पढ़ लिए थे। ओके गाइस, नाउ वी विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। और एक चीज़ को आप विशेष तौर से ध्यान रख लें कि एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, चेंज इन एनर्जी नेगेटिव रहता है। अगर कभी साइन पूछे तो एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी। ओके, चेंज इन एनर्जी नेगेटिव आंसर आ सकता है। ओके, इसीलिए अपन u इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर ले रहे हैं,
क्योंकि एनर्जी नेगेटिव नहीं रहती है, डेल्टा यू का आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है। ओके, यही बात हम पोटेंशियल एनर्जी रिगार्डिंग ग्रेविटेशन जो mgh फॉर्मूला है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, कि h1 हाइट पर है और h2 हाइट पर है। ओके, तो mgh2 माइनस mgh1। ओके, इस एनर्जी का जो अगर साइन है वो पॉजिटिव आया तो इंक्रीज हो रही एनर्जी, और अगर साइन नेगेटिव आया मतलब डिक्रीज हो रही एनर्जी, ऐसा आप याद रखें। ओके, फॉर्मूला लिखवाया था आपको, डेल्टा पी ई इज इक्वल्स टू क्या था, mgh2 माइनस mgh1, ऐसा लिखवाया था। ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, और ग्राउंड से होगा तो ग्राउंड पे एनर्जी क्या लेते हैं हम, जीरो लेते हैं। एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ओके, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इन सभी फोर्सेस में एक साइकिल पूरा अगर कंप्लीट हो जाए, इनिशियल से वापस चल के आ जाए, साइकिल कंप्लीट हो जाए, लाइक ये पोजीशन है, ये है ए से बी तक, कोई बॉडी अगर ए से बी पर जाकर के वापस ऐसे आ जाए तो इनका जो टोटल वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। ये फर्स्ट पाथ, ये सेकंड पाथ, तो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। टोटल वर्क डन क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। कब, इन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, और कंजर्वेटिव फोर्स में ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट चलता है, बाकी उसमें पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं लगता है कभी भी। ओके गाइस, सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन फॉर स्प्रिंग, और जो लास्ट लेक्चर था उसकी थ्योरी से आप रिलेट कर लेंगे इसको। आज की समरी और लास्ट लेक्चर की थ्योरी, ये दोनों आपके लिए काम करेंगे। द लेंथ The length of a spring increases by 0.5 centimeter when it is loaded with the weight of 5 kg। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने। इफ लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग increases by 0.5 centimeter when it is loaded with 5 kg वेट। ओके, 5 kg वेट से इसको लोड करने पर उसकी स्प्रिंग में 0.5 सेंटीमीटर का इंक्रीज आता है। तो एक तो आपको निकालना है फोर्स कांस्टेंट और एक निकालना है वर्क डन। ओके, देन कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट, ओके, एंड वर्क डन। सो गाइज, सबसे पहले बात फोर्स कांस्टेंट की अगर करें तो F इज इक्वल टू क्या होता है, kx। ओके, अब आपको यह नेगेटिव के चक्कर में अभी नहीं रहना है। ओके, Fs हो तब नेगेटिव लगाते हैं हम, स्प्रिंग फोर्स हो तब नेगेटिव यूज़ करते हैं। F कितना है, 5 kg वेट मीन्स 50 न्यूटन। ओके, और K आपको फाइंड करना, और X कितना है, 0.05 जो सेंटीमीटर है। हियर F इज इक्वल टू आपका mg। ओके, 5 इंटू 10 दैट इज 50 न्यूटन, एंड x इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर जो कन्वर्ट होके 0.005 मीटर हो जाएगा। ओके गाइस, और वो भी इंक्रीज हो रहा था, प्लस में चला गया। ओके गाइस, अब k की वैल्यू चाहिए हमको, तो 50 डिवाइड बाय 0.005। ओके, 10 की पावर 3 आ गया, सो 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर, ये आपका k का क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके गाइस, 10 की पावर ऊपर गया तो पॉजिटिव 3, सो हियर वी विल हैव द आंसर 10 पावर 3, k की वैल्यू ये रहेगी। ओके गाइस, लेकिन यहाँ पर 50 और है। ओके, ये 50 और है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 1000 लगाया, ये 10 की पावर 4 आएगा। ओके गाइस, क्या आएगा, 10 की पावर 4। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर इसका 1000 तो आ रहा है, 5 से कैंसिल होकर 10 और बच रहा है। करेक्टली अगर सोल्व करेंगे इसको तो k इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 0.005, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 और 5। ओके, तो 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर आंसर आ रहा है। ओके गाइस, नाउ
आप देखें अब वर्क डन, अगर कंपटीशन का क्वेश्चन हो गए और आपको डायरेक्ट वर्क डन पूछा है तो आप गिवन क्वांटिटी से ही उसको फाइंड कर सकते हैं, के फाइंड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो अभी मैं आपको पहले के से करके दिखा रहा हूँ, सिंस वर्क डन क्या होता है हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, सो के की वैल्यू कितनी 1/2, के की वैल्यू 10 की पावर 4 एक्स स्क्वायर 0.005 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। और मैं अभी जो बता रहा हूँ हमको क्या दे रखा है, एफ दे रखा है और एक्स दे रखा है। ओके गाइस, इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। W इज इक्वल्स टू, सिंस W इज इक्वल्स टू 1/2 एफ एक्स। ओके, सो इट विल गिव अस 1/2, ये 50 न्यूटन है, मल्टीप्लाई बाय 0.005। इन दोनों से आंसर वही आने वाला है। ओके गाइस, इसको देखिए पॉइंट एक कैंसिल हो गया। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 1/2। ओके, 5 5 25, 25 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.125 जूल। ओके गाइस, सो वर्क डन इज 0.125 जूल। इससे भी आंसर वही आने वाला है आपका। ओके गाइस, किसी से भी कर ले आप लोग, बट मेरा कहने का मतलब आपको 3 फॉर्मूले जो एनर्जी के लिखवा है, वर्क डन के लिखवा है, वो तीनों फॉर्मूले आपको गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग चूज करने हैं। डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है, तो हमने ये फॉर्मूला चूज किया। ओके, जबकि इससे भी आते हैं ना आंसर, बट कंपटीशन होगा तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर ले, आपको कंफर्टेबल रहेगा। ओके गाइस, टाइम सेविंग प्रोसेस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करने पर, किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने पर उसकी एनर्जी 10 जूल हो जाती है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस x। अगर एक बार और x तक इंक्रीज करना हो इसको तो इसका एडिशनल वर्क डन क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओके, if work done to stretch the spring by x displacement is 10 joule, then what is additional work to work done to stretch it further by x displacement। एक बार और अगर x देना हो डिस्प्लेसमेंट तो उसका वर्क डन क्या होगा। ओके गाइस, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे कि हमें वर्क डन पूछ रहा है और जो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है डेल्टा यू, यानी कि हाफ के एक्स 2 स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स 1 स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हमने अभी लिखा था। यहाँ पर स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है, उसका वर्क डन दे रखा है 10 जूल। ओके, तो सिंस डेल्टा यू है वही आपका वर्क डन होगा। ओके, इज इक्वल्स टू वर्क डन, और जो आपका क्या होता है हाफ के एक्स 2 स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स 1 स्क्वायर। ओके, हियर आप ये कह सकते हैं कि x1 कितना है x डिस्टेंस तक। ओके, और x2 कितना है x प्लस x यानी कि 2x। ओके गाइस, समझ में आ गया। सॉरी, ये आपका 2x और ये कितना x। नाउ अब बताएं आप लोग कि हमारे पास गिवन क्वांटिटी क्या है कि x डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना है। तो हियर वी आर गिवन लाइक दिस, ये है, एंड गिवन दैट जो हाफ के एक्स स्क्वायर है x डिस्प्लेसमेंट पर किया गया वर्क वो कितना आपका 10 जूल है। ओके गाइस, इन सभी चीज़ों को यूज़ कर लेता हूँ मैं, आंसर जल्दी से आ जाएगा आपका। ओके, ऐसा नहीं कि x और करना तो 10 जूल होगा, वो कोई करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है। हाफ के 2x का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके,
सो इट विल गिव अस हाफ के 4x का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. सो इट विल गिव अस हाफ के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, ये आपका डेल्टा यू आया और वही क्या है आपका वर्क डन. इसकी वैल्यू कितनी देर की आपको 10 जूल. सो इट विल गिव अस 3 इंटू 10 30 जूल एडिशनल वर्क रहेगा. ओके गाइस, जो चेंज इन एनर्जी है वही क्या है वर्क डन है. ओके गाइस, तो सिंस हाफ के एक्स स्क्वायर आपको कितना दिया है 10 जूल, तो ये आंसर आ गया. आंसर नोट करें क्वेश्चन को आप और उससे फिर से आप खुद से सोल्व करें. ओके गाइस, अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें स्प्रिंग पर कोई एक बॉडी जो मूव हो रही थी वो गिर जाती है. ओके, और फिर स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, तो हमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और जो उस पर जितना काइनेटिक एनर्जी आया उन दोनों का वैल्यू इक्वल रखना होता है. यानी कि जब भी हम कोई ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी पर इम्पैक्ट कर रही है, उस पर गिर रही है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को क्या रखेंगे कांस्टेंट, जब तक कि वो एनर्जी इधर उधर कहीं वेस्ट नहीं हुई है. ओके, तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके लिए कि टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन्स ऑफ मूविंग कार्स विद माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट. Consider a typical simulation with a car of mass 100 kg moving with the speed of 18 km per hour on a smooth road and colliding with the horizontally mounted spring of spring constant this. What is the maximum compression of the spring? Spring का maximum compression क्या होगा? ओके गाइस, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, एनसीईआरटी से आप देख लेवे, मैं इसका केवल वैल्यूज नोट करूँगा. ओके, कार मैन्युफैक्चरर जो कार का एक्सीडेंटल कैपेसिटी वगैरह को चेक करने के लिए स्प्रिंग से चेक कर रहे हैं. ओके, हमें स्प्रिंग का के दे रखा है और कार की वेलोसिटी और मास दे रखा है. ओके, सो ध्यान देंगे आप. गिवन फॉर स्प्रिंग के लिए के दे रखा हमको और एक्स जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो फाइंड करना है. ओके, के दे रखा है 6.25 इंटू 10 की पावर 3, 6.25 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर. ओके, एंड के हमको गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्सएम निकालना है. जब उस पर एक कार जो मूविंग है फॉर कार वेलोसिटी दे रखी 18 किलोमीटर पर आवर, जो आप इजी वे में मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं. 5/18 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी. एंड उसका मास कितना दे रखा है, मास दे रखा अपन को 1000 kg. ओके, सो अब इस सिचुएशन में मतलब आप इस सिचुएशन को ऐसे समझे कि यहाँ पर इस कार की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस स्प्रिंग की क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी बन गई. ओके, यानी कि इस कार का चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. समझ में आ गई बात, क्योंकि ये कार जब भी जाएगी वहाँ रुक जाएगी, तब स्प्रिंग को मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी. तो सिंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, ऐसा कंसेप्ट लगाना आपको. सो इसकी जो चेंज है, क्योंकि वो मेन पोजीशन से जाएगी, तो आपका हाफ के एक्स स्क्वायर. ओके, के एक्स मैक्सिमम पूछा है तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर कर दिया मैंने ऐसे ही, जबकि आप इसको एक्स ही माने, और ये हो गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर. गाइस करेक्ट है. अब आप इसको सिंपल वे में कोई भी बच्चा सोल्व कर लेगा कि हाफ से हाफ क्या हो गया कैंसिल, एक्स एम इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय के. वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं और फिर उसका आपको क्या करना रहेगा, स्क्वायर रूट करना रहेगा. ओके गाइस, सो एम 1000 वेलोसिटी 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 डिवाइड बाई के 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3. 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 क्या हो गया कैंसिल. ओके, वेरी सिंपल. 25 डिवाइड बाय 6.25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 डिवाइड बाय
6.25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2.5. ओके, नाउ इसको कैंसिल आउट करें, पहले पॉइंट हटा देवे और ये आ गया हमारे पास 2 मीटर. कितना आ गया कंप्रेशन? 2 मीटर. दिस इज योर आंसर. ओके गाइस, सो दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेवे. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. जो आपको खुद को करना है अगला क्वेश्चन, वो मैं केवल इसी क्वेश्चन को एडिशनल है, एनसीईआरटी में ही है वो भी, कि जब इस सरफेस का, यानी कि जिस पे क्या हो रहा है, ये स्प्रिंग रखी हुई है और यहाँ पर वो कार है, यूँ समझ ले में, इस सरफेस का म्यू जो है, इस सरफेस का जो म्यू है वो आपको 0.5 दे रखा है. ओके, 0.5. तब मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, समझ गए आप लोग? वही क्वेश्चन जो आपने पहले किया कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये है, एक कार है जो इस स्पीड से इस पर कोलाइड हो रही है. अगर इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना 0.5 है, काइनेटिक स्टैटिक ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कॉमन है वो, तो उसका कंप्रेशन निकालना है. तो आप ये ध्यान देंगे कि स्प्रिंग का, इस कार के मोशन का अपोज करने वाले अब 2 फैक्टर हो गए. एक तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन. ओके, W ड्यू टू फ्रिक्शन, दोनों का वैल्यू जो है वो डेल्टा के इक्वल होगा. ओके, समझ गए आप लोग? सो आप ये कह सकते हैं कि जो ये फॉर्मूला था ½ प्लस फ्रिक्शन का वर्क, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है, XM इज इक्वल्स टू ½ kxm² प्लस F क्या होता है, म्यू mg. M क्या है, मास ऑफ कार. ओके, और XM, इस M का कोई मीनिंग नहीं है, ये इसके केवल सब्सक्रिप्ट में है, ½ mv². इसको सोल्व करके आप लोग इस x की वैल्यू निकाल देंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी इसकी. ओके, इसको इधर ले लेंगे और क्वाड्रेटिक बन जाएगी. वैल्यूज पुट करने के बाद XM यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू निकाल देंगे, जो थोड़ी सी उससे कम आएगी. ओके, पहले वाली वैल्यू से इसकी वैल्यू कम आएगी. ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं. मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ इसी की सीरीज में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे. कुछ क्वेश्चंस का मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगा स्प्रिंग के, वो आप खुद से करें. और एक क्वेश्चन कि इफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is dropped on the spring from the height देखिए, इफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is dropped on the spring placed vertically up from height 10 meter, then the spring compresses (2 meter), then calculate the spring constant. Okay,
कुछ चीज़ें मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप ध्यान से देखेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें एक वर्टिकली मतलब हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड स्प्रिंग पर एक बॉडी कोलाइड हुई थी, जो बॉडी मूव कर रही थी। तो इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका चेंज इज इक्वल्स टू इसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। फिर फ्रिक्शन ले लिया तो एक वर्क उसमें और ऐड हो गया। ओके, अब यहाँ पर स्प्रिंग को वर्टिकली रखा हुआ है इस तरीके से। ओके, और यहाँ से बॉडी फॉल हो रही है ऊपर से नीचे, जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। 10 मीटर से वो बॉडी ऊपर से गिर रही है। ओके, यानी कि स्प्रिंग से 10 मीटर ऊपर, समझ रहे आप लोग? स्प्रिंग से कितनी ऊपर है 10 मीटर। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप्ड ऑन द स्प्रिंग, ओके, फ्रॉम हाइट 10 मीटर। ठीक है, द स्प्रिंग कंप्रेसेस फ्रॉम हाइट 10 मीटर, और यहाँ पे मैं और आपको फ्रॉम स्प्रिंग कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम स्प्रिंग, देन स्प्रिंग कंप्रेसेस बाय 2 मीटर। मतलब इस स्प्रिंग पर ये बॉडी जब गिरेगी तो ये और 2 मीटर अंदर चली जाती है। ओके, समझ में आ गई बात? तब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो ध्यान देंगे, पहले जैसे काइनेटिक एनर्जी था वैसे अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो सिंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ओके, सो आप ये समझिए कि इसकी जो है वो H इफेक्टिव कितनी है, ये ध्यान देंगे। H तो हमको कितना दिया है 10 मीटर, लेकिन वो अर्थ सरफेस से नहीं है, वो स्प्रिंग से है। तो H इफेक्टिव कितना होगा वो ध्यान देंगे आप, 10 + 2 दैट इज 12 मीटर। वो बॉडी कितनी नीचे आई, 12 मीटर नीचे आई। ओके, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी वो कितना हो गया आपका mgh इफेक्टिव। ओके, और इज इक्वल्स टू इसका एनर्जी क्या होता है हाफ kx²। अब तो कोई बच्चा भी क्वेश्चन कर सकता है, छोटा बच्चा भी, कि आपको इसको इक्वल पुट करना है, k निकालना है। ओके गाइस, x कितना है, ये x आपका कितना है 2 मीटर है। ओके गाइस, सो m मास ऑफ बॉडी 5 kg, g आपको अप्रोक्स 10 ले लेना है, h इफेक्टिव 12। ओके, सबको मल्टीप्लाई करना है। नाउ हाफ k निकालना है और x² 2 का स्क्वायर। ओके गाइस, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1/2 इंटू k इंटू 4, ये आंसर है हमारे पास 2। ओके गाइस, तो 5 2 = 10 और 120, 550 आ रहा, सॉरी 50 इंटू 12, 12 5 600 आया ये। ओके, नाउ 2 को डिवाइड करेंगे, सो k इज इक्वल टू आ गया 300 न्यूटन पर मीटर। ओके गाइस, k की वैल्यू कितनी आ गई, या इसको जिस तरीके से स्टैंडर्ड लिखते हैं तो 3.0 या 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ओके गाइस, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप करते रहेंगे। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग कि हाइट जो है वो इफेक्टिव लेनी है, जितना वो कंप्रेस हुआ वो भी उसकी एनर्जी में चेंज में काउंट होगा, 10 + 2। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए आप, और थ्योरी को अच्छे से समझ लें ताकि आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे।